वालेकुम स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करेंगे सेप्टल हीमाटोमा। पहले जो है फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दूंगी कि सेप्टल हीमाटोमा क्या होता है, उसकी क्या काजेज़ हैं, कैसे अपने सिनेरियो पिक करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अच्छा, सिनेरियो पिकिंग पॉइंट्स अगर हम इसके देखें तो बेटा आपने एक बात याद रखनी है, एच मीन हीमाटोमा और एच मीन आवर्स। अच्छा, इसका डायग्नोसिस बनाने में ये जो आवर्स है ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब आवर्स अगर मैं बात करूँ तो वो हिस्ट्री में कहेगा कि एक पेशेंट आया है, ठीक है, उसको चोट लगी है और कुछ घंटों के अंदर अंदर जो है ना उसको जो है ना स्वेलिंग अपेयर होना शुरू हो गया, तो वो घंटों का ज़रूर जिक्र करेगा। आपने एक बात तो माइंड में रखनी है कि आवर्स की हिस्ट्री होगी और इसमें जो है ना फीवर की हिस्ट्री नहीं होगी कभी भी। जो भी सेप्टल हीमाटोमा का पेशेंट आएगा ना तो उसमें फीवर की हिस्ट्री नहीं होगी और उसमें यह कहेगा कि रेडिश सी स्वेलिंग है ऑन एंटीरियर राइनोस्कोपी। जब हम उसकी एंटीरियर राइनोस्कोपी करेंगे ना तो रेडिश सी एक स्वेलिंग हमें नज़र आएगी और एंटीरियर राइनोस्कोपी पे, ठीक है, और वो रेडिश स्वेलिंग क्या होगी, हीमाटोमा बना देगी। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा होगी, एक दिन पहले हुआ या मतलब या कुछ घंटों में हुआ, तो वो कहेगा कि कुछ घंटों के अंदर जो है ना उसकी स्वेलिंग होना शुरू होगी और स्मूथ रेडिश सी स्वेलिंग है, तो ये इसका हाल मार्क होता है कि स्मूथ रेडिश स्वेलिंग और विद इन आवर्स। अच्छा, ये हमारे पास हो गया इसके डायग्नोस्टिक पार्ट्स। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो बेटे क्या होती है कि बाईलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, फ्रंटल हेडिक होता है, पेशेंट को जो है ना हेडिक होगा, उसको बहुत ज़्यादा सर में दर्द होगा, उसको जो है बाईलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, उसका दोनों साइडों से जो नाक है वो बहुत ज़्यादा बंद होगा। अच्छा, उसके बाद जो है ना उसको एक प्रेशर का सेंस फील होगा कि उसकी जो ब्रिज है ना नोज़ की, उसके ऊपर ना सेंस ऑफ प्रेशर लाइक उसको फील होगा। तो हम बात करते हैं सेंस ऑफ प्रेशर फील उसको होगा ओवर द ब्रिज। अच्छा, और उसके बाद जो है ना जब हम उसको पैल्पेट करेंगे या उसका एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें एक मैस दिखाई देगा, वो सॉफ्ट सी स्वेलिंग होगी और रेड कलर की होगी। आपने ये बात माइंड में रखनी है, रेडिश स्वेलिंग होगी और फ्लक्चुएंट होगी और वो सॉफ्ट होगी। अच्छा, ये चीज़ें हमारे पास हो गई। इसके क्लिनिकल फीचर्स और डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हमने क्या बात की, फ्रंटल हेडिक हो रहा है उसको, बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, सेंस ऑफ प्रेशर उसको फील हो रहा है, सॉफ्ट स्वेलिंग, सॉफ्ट सी स्वेलिंग जो है रेडिश वो उसको अपेयर हो रही है, और हमने विद इन हिस्ट्री ऑफ आवर्स की बात की, हमने फीवर की बात की कि इसमें नहीं होगा, कभी भी फीवर की हिस्ट्री नहीं होगी इसमें। अच्छा, अब हम इसकी देखते हैं कि कॉज क्या क्या है, कि किस तरह से एक पेशेंट है उसमें सेप्टल हीमाटोमा क्यों बन रहा है, क्या आखिर वजह है कि जिसकी वजह से पेशेंट हमारे पास इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले जो है ना अगर हम बात करें काज या एटियोलॉजी की, तो कलेक्शन हो जाती है ब्लड की, किसमें, पेरिकॉन्ड्रियम और पेरीओस्टियम, ठीक, किसमें, पेरिकॉन्ड्रियम और पेरीओस्टियम ऑफ नेजल सेप्टम। अच्छा, इसमें जो है ना क्या नेजल सेप्टम की जो पेरिकॉन्ड्रियम और पेरीओस्टियम है ले, उसमें जो है ना हमारे पास ब्लड की कलेक्शन होना शुरू हो जाती है और इसके नतीजे में ये किस वजह से हो रही है, ये सारी ये नेजल ट्रॉमा हुआ, मतलब पेशेंट में जो है ना ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी, गिरा है या कोई एक्सीडेंट हुआ या कुछ इस तरह से, ठीक है, या उसने कोई सेप्टल सर्जरी करवाई वो अच्छी नहीं हुई, तो उसके बाद जो है ना वहाँ पे ब्लड की कलेक्शन होना शुरू होगी, तो ये ज़रूर जिक्र करेगा। अच्छा, उसके अलावा कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी हो सकती है, उससे भी जो है काज हो सकता है, बट मोस्टली जो काज होती है वो नेजल ट्रॉमा ही काज होती है। अच्छा, उसके बाद हम ट्रीटमेंट की बात करें, अब पेशेंट है उसको एक ये डेवलप हो गया विद इन आवर्स हीमाटोमा, तो हमने इसको ट्रीट किस तरह से करना है, हमने ट्रीट करना है कि सबसे पहले तो अगर हीमाटोमा बन गया तो पहला जो स्टेप होगा ट्रीटमेंट में हमारे पास, हमने उसको एस्पायरेट करना है, मतलब हमने किसी तरह से वो ब्लड जो कलेक्ट हो गया है उसमें, तो हमने एस्पायरेशन से जो है ना उसको रिमूव करना है। अच्छा, उसके बाद जो है ना अगर तो बहुत ज़्यादा बड़ा, अगर लार्ज हीमाटोमा बन गया है, बहुत ज़्यादा बन गया है, तो हमने उसको क्या करना है, उसको जो है ना उसकी इंसियन करनी है और ड्रेनेज करनी है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, इंसियन देंगे उसको, कट लगा के हम जो है ना इंसियन रिमूव करेंगे उसकी। अच्छा, और उसके अलावा जो है ना ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, नेज़ल पैकिंग कर देंगे उस पेशेंट की, ताकि जो है ना मज़ीद जो है ब्लड ना है। और हमने अगर प्रिवेंट करना है कि बार बार जो है ना हीमाटोमा ना बने, तो उसमें भी जो है ना हमने नेज़ल पैकिंग करनी है, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। उसके बाद जो है ना अगर इन्फेक्शन ना हो मज़ीद और पेन ना हो या तो हमने क्या करना है, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स उस पेशेंट में दे देनी है। अब ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, एस्पायरेशन करेंगे, इंसियनल ड्रेनेज करेंगे, नेजल पैकिंग करेंगे, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स से उसको ट्रीट करेंगे, ये सारे बेटा ट्रीटमेंट में आ गई। अच्छा, उसके बाद हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पेशेंट, अगर सेप्टल हीमाटोमा एक पेशेंट है उसमें बन गया तो उसमें अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है। उसमें जो है ना पहली बात के थिकेंड नेजल सेप्टम, जो हमारा जो सेप्टम है ना बेटा बहुत ज़्यादा वो थिक हो जाता है, उसको कहते हैं थिक एंड सेप्टम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना एब्सेस बन सकती है, वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो सकती है, कोई एब्सेस बन सकती है जिसको हम कहते हैं सेप्टल एब्सेस। अगला जो टॉपिक है वो भी हमारा यही है, इसमें हम डिस्कस करेंगे सारा ओवर
प्रॉपर। उसके बाद जो है अगर बात करें तो नेक्रोसिस हो सकता है, वहाँ की जो कार्टिलेज है वो जो है ना ऑक्सीजन की कमी की वजह से या वैसे जो है ना एब्सेस की वजह से ना वहाँ का नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है, मतलब वहाँ में सेल डेथ होना शुरू हो जाती है। तो नेक्रोसिस हो सकता है कार्टिलेज का, तो ये भी इसकी कॉम्प्लिकेशंस बन सकती है। उसके बाद जो है ना डिप्रेशन हो सकता है नेज़ल डॉर्सम का, मतलब सैगिंग या डिप्रेशन हो सकती है नेज़ल जो है डॉर्सम जो उसकी, या ये सारी डिफॉर्मिटीज़ हमारे पास होना शुरू हो सकती हैं। तो ये बेटे सारा हमने पढ़ा। हमने पहले क्या पढ़ा, हमने सिनेरियो पिकिंग पॉइंट्स पढ़े, फिर हमने काज देखी, फिर हमने ट्रीटमेंट देखा, फिर हमने कॉम्प्लिकेशंस देखी। ये सारी जो है ना सेप्टल हीमाटोमा में। थैंक यू।